तो आज का क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। चैप्टर लंबा होगा। पहला कह रहा है क्वेश्चन है कि जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा ऐसा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। तो क्वथनांक में नष्ट हो जाता है, क्लोरीनीकरण में नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और अल्ट्रावायलेट विकिरण के द्वारा यूवी विकिरण से नष्ट हो जाता है, लेकिन निस्पंदन से नष्ट नहीं हो जाता। निस्पंदन का मतलब होता है छानना। तो जल शोधन की विधियों में निस्पंदन दैट इज फिल्ट्रेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते। निस्पंदन का मतलब है छानने की प्रक्रिया, और इसमें क्या होता है कि जल में जो उपस्थित अवांछनीय ठोस अम्लीय पदार्थ हैं, ऐसे अम्लीय पदार्थ जो अवांछित हैं, ठोस है, जिन्हें हम अशुद्धियाँ कहते हैं, छान कर अलग किया जाता है। लेकिन जो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, क्वथन और क्लोरीनीकरण तथा यूवी रेडिएशन ऐसी 3 विधियाँ जिसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है। क्लोरीनीकरण में क्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे हम फिटकरी का यूज करते हैं, यह अशुद्धियों को दूर कर देता है। और यूवी रेडिएशन क्या करता है, यह किरणों के द्वारा जल का शोधन करता है, प्यूरिफाई करता है, और जल में उपस्थित वायरस तथा बैक्टीरिया के डीएनए को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है कि जब अब नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रदूषण से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती। तो पौधा में पर्ण चिट्टी हो जाती है, मानव में श्वसनीय शोध से संबंधित श्वसन समस्याएं भी हो सकती हैं, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटो केमिस्ट्री केमिकल अभिक्रिया के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा संक्षारक गैसों का उत्पादन होता है। लेकिन मानव में सिलिकोसिस ये नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा नहीं होता, सिलिका से होता है। तो सिलिकोसिस एक तरह की फेफड़े की बीमारी है, और यह क्या होता है, सिलिका के छोटे छोटे कणों के सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इस सिलिका एक धातु है जो रेत, चट्टान और क्वार्ट्ज जैसे खनिज अयस्कों में पाई जाती है, और यहाँ काम करने वाले लोगों में अधिकतर बीमारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेघों से वर्षा उत्पन्न करने वाले, जैसे हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं, कि टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा की टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, मेघ बीजन की तकनीक। मेघों से वर्षा उत्पन्न करने वाली तकनीक को मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह एक कृत्रिम वर्षा की तकनीकी है। इसमें कृत्रिम वर्षा कराने के लिए शुष्क बर्फ यानी जो सॉलिड CO2 होता है, मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल का छिड़काव किया जाता है आसमान में, और यह जो है छोटे छोटे कण बड़े वर्षा के बूंदों को संघनित कर देते हैं, और जब संघनित हो जाते हैं तो यही जो है बादल बन के बरसने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वायु प्रदूषक है, जैसे वायु प्रदूषण होता है, और एक तरफ उसका प्रभाव है, मैच करना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, यह एक अम्लीय वर्षा है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। शीशा का यौगिक क्या करता है,
यह ह्यूमन नर्वस सिस्टम तंत्र को प्रभावित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान देता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है? क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है, इसलिए इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इनका कंपाउंड होता है। ये क्या करता है? ये वायुमंडल में ओजोन की परत को क्षतिग्रस्त कर देती है। और इनका उपयोग, इस गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया और एरोसॉल फुहारे के रूप में किया जाता है। तो यह जो ओजोन लेयर है, यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है। अब जब यही ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो किरणें पृथ्वी पर आएंगी और कैंसर में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी पॉल्यूटेंट है। ये क्या करता है? ये जो गैस है किसके साथ? जल के साथ मिलकर H2SO4 बनाता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से क्या होता है? भवनों का संक्षारण होता है। जैसे एग्जाम्पल, ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ है, उस संगमरमर का संक्षारण अम्लीय वर्षा के द्वारा होता है। इसके अलावा धूम कोहरे का निर्माण करता है और साथ ही श्वसन संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करता है। लेड की बात की जाए शीशम, तो यह मानव तंत्र को प्रभावित करता है और यह कैंसर कारक हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। फिर CO2 की बात की जाए तो यह जीवाश्म ईंधन दहन से, परिवहन से और अन्य मानव जनित क्रियाकलापों जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं से जो है CO2 में वृद्धि हो जा रही है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और यह जो है जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देता है। तो ऐसी क्रियाएं, मानव जनित क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जिसके कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में होता है, तो वो नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3। नाइट्रेट क्या करता है? NO3 क्या करता है? यह जो नवजात शिशु होते हैं, किसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम किसमें होता है? नवजात शिशुओं में होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के थ्रू ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेग्लोबिन बना लेता है। और ये मीथेग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में, परिवहन में जो है बाधा उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो नवजात शिशु हैं उनका शरीर नीला पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम मीथेग्लोबिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में उनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के ह्रासमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते हुए क्रम में। मतलब कि जो फ्यूल हैं वो सबसे ज़्यादा कौन पोल्यूशन फैला रहा है, पहले उन्हें देखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है पहले डीजल, फिर पेट्रोल और सबसे कम CNG पोल्यूशन फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, कौन से ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो मानव शरीर के भोजन श्रृंखला में यानी फूड चेन के माध्यम से प्रवेश करता है और शारीरिक क्रियात्मक विकार उत्पन्न करता है? स्ट्रांशियम 90 है, आयोडीन 131 है और सीजियम 137 है। ये सभी भोजन श्रृंखला के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है? ये जब WBC में प्रवेश करते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लसिका यानी लिम्फ
आदि को क्षति पहुंचाते हैं और साथ ही बांझपन, कैंसर जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहती है? मतलब कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है और थल या समुद्र में तेल या अदर विलायकों के द्वारा जो पॉल्यूशन उत्पन्न होता है उसको दूर किया जाता है। तो सुपोषण नहीं होगा, नाइट्रीकरण नहीं होगा, अमोनीकरण नहीं होगा, बायो रेमेडिएशन हो जाएगा, जैव उपचार। जैव उपचार में क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को एक्टिवेट किया जाता है और ये प्रदूषण को कम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा तेल, विलायकों या पीड़कनाशकों से दूषित थल और समुद्री क्षेत्र में उपचार की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। यह एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी है। इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे प्रदूषित स्थलों से प्रदूषण को निष्प्रभावी किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के सिद्धांत के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचार क्या करता है? मृदा, सतही जल, भूमिगत जल आदि को साफ करता है और पारिस्थितिक तंत्र को पुनः बहाल करता है, रिस्टोर करने में भूमिका निभाता है। साथ ही इस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र तथा स्थल पर स्थानीय जीवाणुओं की वृद्धि करके प्राकृतिक स्वास्थ्य इन सिचु जैव विघटन को प्रेरित करता है और पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस और नमी को मिला देता है। अगला क्वेश्चन है, पारे और नाइट्रेट से प्रदूषित जल के उपयोग से, पीने से या उपयोग करने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इनमें अभी हमने नाइट्रेट से पढ़ा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और पारे से मिनीमाता होता है। तो मिनीमाता डिजीज और ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाते हैं। पारे का विषैले प्रभाव से क्या होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है जिसका परिणाम अपंगता या फिर मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण क्या है? होंठ, अंग और जीभ सुन्न हो जाते हैं और यह बीमारी सबसे पहले 1956 में जापान में देखा गया था, जहां पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये भी फूड चेन के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। अगला कह रहा है कि कैडमियम पॉल्यूशन, कैडमियम से कौन सा रोग होता है? कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है, पारा से मिनीमाता हो जाता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, फ्लोरीन से फ्लोरोसिस हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। साथ ही हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है और कैडमियम के प्रदूषण से फेफड़े का कैंसर, किडनी भी खराब हो जाती है। कैडमियम क्या करता है? जल और खाद्य पदार्थों, सभी का माध्यम जल और खाद्य पदार्थ ही है। फसलों द्वारा कैडमियम के अवशोषण से धूम्रपान आदि के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच जाता है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन के कारण, ऐसे इंजन जो डीजल का प्रयोग करते हैं, इससे जो वायु प्रदूषण होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन तीसरा सही है। यह क्या कहता है? यह निम्न तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। तो जो डीजल इंजन है 4 प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। पार्टिकुलेट मैटर 2 हैं, एक PM10 है, एक 2.5 है। 2 प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। दूसरा, यह भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाहन जो भारी हैं, पेट्रोलियम कोट के प्रभावी आश्रय से डीजल प्राप्त किया जाता है। इसके निम्न तापीय दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब उच्च तापीय दहन होता है तो
नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। निम्न में कौन सा ऐसा जीवाणुविक क्रिया के द्वारा अपघटित नहीं होता? जो तत्व हैं इनमें से कौन सा है जो जीवाणुविक क्रिया के द्वारा अपघटित नहीं होता? तो वनस्पति अवशेष का डिग्रेडेशन हो जाता है, जंतु की लाश का अपघटन हो जाता है, पुष्प अपशिष्ट भी अपघटित होता है, लेकिन प्लास्टिक पदार्थ अपघटित नहीं होता है। इसको अपघटन के लिए 100 साल से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो वनस्पति, जंतु, पुष्प अपशिष्टों का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक का केवल रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे अपघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका निर्माण अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पॉलीमराइजेशन से हुआ है और इसके लिए R3 फार्मूला यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहना है कि पारा प्रदूषक के रूप में कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से, जहाँ कोयले के विद्युत संयंत्र यहाँ से उत्पन्न होता है। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं से, कोल्ड स्टोरेज से नहीं होता। चीनी, कागज़ और जूट कारखानों से यहाँ से भी नहीं होता। शराब कारखाने से, वाइनरी से यहाँ से भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में भराई स्थलों से यानी लैंडफिल एरिया से यहाँ घूरा स्थलों में निर्मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, मीथेन। शहरी क्षेत्रों में जो डंप साइट्स हैं वहाँ मुख्य रूप से मीथेन गैस निर्मुक्त होती है। मीथेन एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। यह कई मानवीय क्रियाओं से भी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिसमें प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है इत्यादि। मुख्य रूप से अवयव मीथेन के ही होते हैं। दूसरा, कोयले की खानों में मीथेन और वायु के मिश्रण से भी भयानक विस्फोट हो जाता है। जहाँ कोयले के खान है वहाँ मीथेन और वायु का जब मिश्रण होता है तो विस्फोट हो जाता है। इसे मीथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप ग्रुप वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक इंडिकेटर की तरह प्रयोग होता है? तो लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ लाइकेन नहीं होगा वहाँ SO2 का प्रदूषण होगा। तो लाइकेन नामक पादप को वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। अब लाइकेन की बात करें तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाला पादप समूह होता है। इसमें कवक और शैवाल पारस्परिक संबंध सहजीवी जैसा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा जनित वायु प्रदूषण से भवनों का संक्षारण होता है, धूम कोहरे का निर्माण होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचार तकनीक में कौन सा लाभ होता है? पहला कह रहा है यह प्रकृति में घटित होने वाला जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। सही है। दूसरा कह रहा है कि कैडमियम और लेड जैसी धातुओं से युक्त किसी भी प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचार द्वारा सहज ही पूर्ण रूप से उपचारित किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैडमियम और लेड ये इन धातुओं को अभी पूर्णतः जैव उपचार क्रिया के द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता। अगला कह रहा है कि जैव उपचार के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है और इनके DNA में बदलाव लाया जाता है। ये भी सही है।
आंसर सी हो जाएगा। तो जैव उपचार एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जिसमें प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषकों को कम विषैला या गैर विषैले पदार्थ में बदलने के लिए जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है उनकी क्षमता जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। हाल ही में कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं को बायो रेमेडिएशन द्वारा अपघटित कर सकने वाला सूक्ष्म जीवों की खोज हुई है। हम लोगों ने खोज कर लिया है, परंतु अभी यह सभी भारी धातुओं का सहज और पूर्ण रूप से जैव उपचार संभव नहीं हो सका। शहरों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, इसमें कौन सी वायुमंडलीय गैसों से एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज करते, मीथेन का यूज नहीं करते, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड सही हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा। AQI की बात की जाए तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2014 को जारी किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ा इनिशिएटिव था। इसका जो कार्य है यह 1 कलर 1 नंबर और 1 डिस्क्रिप्शन यानी एक संख्या, एक रंग और एक वर्णन के रूप में कार्य करता है। AQI को हम लोगों ने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेटली है, पुअर है, वेरी पुअर है और सीवियर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। साथ ही 8 ऐसे प्रदूषणकारी गैसें हैं जिन्हें AQI के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 है, NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, NH3 अमोनिया है और लेड की पहचान की गई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रोलिफरेशन हो सकता है। गलत हो जाएगा। मिट्टी की अम्लता में वृद्धि हो जाएगी। सही है। और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो जाएगा और ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। ये भी सही है। तो नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक उपयोग से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोलिफरेशन नहीं होता। नाइट्रोजन उर्वरक खासकर अमोनिया आधारित नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रिफिकेशन की क्रिया के कारण मृदा में क्या होता है, H+ आयन देते हैं जिससे मृदा की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रेट आयन NO3- फ्री करते हैं जो अस्थिर होता है और पादपों के लिए तत्काल इंस्टेंट उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं अधिक सिंचाई के कारण यह मुक्त नाइट्रेट पादपों की जड़ों से नीचे चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? यह रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। गलत हो जाएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर के अभिकलन के लिए। ये भी गलत हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ये सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो जल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधे तौर पर संबंधित है।
इस धारणा को जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैव निम्नीकरण यौगिकों के ऑक्सीजन के लिए खपत होने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा का घोतक होता है और यह खासकर यूट्रोफिकेशन के द्वारा होता है। इसमें यूट्रोफिकेशन से जो शैवाल हैं उनमें वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। निम्न में कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात स्टील इंडस्ट्री में फ्री किए जाते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सभी फ्री किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कण पार्टिकल में कुछ चिंता है, क्यों? अब चिंता क्यों है? पहला कह रहा है ये पर्यावरण में संचित हो जाते हैं और जल तथा मृदा को संदूषित कर सकते हैं, सही है। दूसरा, ये फूड चेन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाते हैं, ये भी सही है। और ये मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, ये भी सही है। आंसर डी होगा। तो नैनो पदार्थ या नैनो मैटर क्या करते हैं? ऐसे पदार्थ हैं जिनके संरचनात्मक घटक 100 नैनोमीटर से भी कम आयाम के होते हैं। नैनो पदार्थ एक 1D से लेके बहुआयामी तक बनाया जा सकता है और 2 आयामी वाले नैनो पदार्थों को नैनो तार, नैनो वायर, अजैविक नैनो ट्यूब आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जैसे फोटो रासायनिक तथा ज्वालामुखी क्रियाकलाप के उत्पादों के रूप में या पौधे शैवालों द्वारा निर्मित उत्पादों के रूप में। इन नैनो कणों का प्रयोग विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में किया जा सकता है। और इन नैनो मैटर के कुछ दोष हैं, जिसमें यह जैव निम्नीकरण नहीं होता, डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है, इसलिए यह पर्यावरण में संचित हो सकता है और जल तथा मृदा को प्रदूषित कर सकता है। दूसरा, यह फूड चेन सीरीज खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और मुक्त मूलकों के उत्पादन को उत्प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही कुछ नैनोकण सांस द्वारा भीतर चले जाते हैं और फेफड़ों के संवेदनशीलता ऊतकों को क्षतिग्रस्त करते हैं और दीर्घकालीन सांस संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही अत्यधिक रासायनिक सक्रियता के कारण ये अधिक एक्टिव होते हैं, जिससे क्या होता है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों का उत्पन्न करते हैं और यह नैनोटॉक्सिकोलॉजी का एक प्रमुख कारण बनता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, सूजन हो सकता है और साथ ही प्रोटीन, DNA तथा कोशिका झिल्ली आदि को क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मार्पोल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे मार्पोल कहते हैं, मतलब मरीन पोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है देखना है। मार्पोल को 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाया गया। 2010 में नहीं, 1973 में अपनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह समझौता जलयानों द्वारा बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है, सही है। और भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता देश है, ये भी सही है। आंसर बी हो जाएगा। तो जलयानों द्वारा बढ़ते समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मार्पोल समझौता किया गया और 1983 से लागू है। यह समझौता क्या है, डंपिंग साइट, तेल टैंकरों से रिसाव तथा किसी दुर्घटना के कारण समुद्री जल और पारिस्थितिकी के नुकसान से संबंधित है।
साथ ही 2005 में इन्होंने क्या किया कि जलयानों को, जो तेल टैंकर हुआ करते थे जहाँ से बड़े बड़े ऑयल इंपोर्ट ऑयल परिवहन होता था, वहाँ उनको भी वायु प्रदूषण को इसमें शामिल कर लिया गया और 2011 से पूरी तरह लागू हो गया। साथ ही भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल प्रदूषण और इसके उपचार यानी ट्रीटमेंट के लिए कौन से कथन चाहिए। जल प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए नील हरित शैवाल की व्यापक उत्पत्ति का उपयोग जैव संकेतक बायो इंडिकेटर के रूप में किया जा सकता है। सही है। दूसरा कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो जैव संकेतक एक प्रकार का जीवित जीव होता है जो हमें पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान कराता है, जिसमें नील हरित शैवाल जलीय जीव होते हैं। ये छोटे पौधों से लेकर समुद्री शैवाल तक कई रूपों में पाए जाते हैं और इनका रंग नीला हरा होता है। साथ ही नील हरित शैवाल या तालाबों में काई या पॉन्ड स्कम के रूप में भी जाना जाता है। ये तालाबों में अधिक होता है और किस कारण होता है, ये सुपोषण यूट्रोफिकेशन के द्वारा हो जाता है। जहाँ नील हरित शैवालों की संख्या में वृद्धि होती है, चाहे झील हो नदी हो, इसमें नाइट्रेट और फास्फोरस की वृद्धि का संकेत देती है। यह स्थिति जल प्रदूषण को इंगित करती है। यदि जल में शैवालों की संख्या कम होती है तो नाइट्रेट और फास्फोरस की इसका स्तर जो है निम्न होता है और यदि इनकी संख्या अधिक होगी तो इसका स्तर उच्च होगा। इसलिए यह जल प्रदूषक के संकेतक के रूप में काम करते हैं। जल में लाल रंग के शैवाल भी पाए जाते हैं नील हरित शैवालों के साथ साथ, लेकिन क्या होता है कि नील हरित शैवाल जो है लवणता रहित जल में उगते हैं और जो लाल शैवाल होते हैं वो लवणीय जल में उगते हैं। साथ ही इनका जो रंग है जल के कारण होता है। इसके अलावा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है जल की कठोरता, और अगर हमें इसको दूर करना है तो सबसे आसान तरीका उबाल कर इसकी कठोरता दूर किया जा सकता है। जो क्लोरीनीकरण है वह अपशिष्ट जल को जो है रोगजनक जीवाणु से बचाता है, जिसमें जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ रोगजनक जीव जल से पृथक कर लिए जाते हैं।